हेलो एवरीवन। आज हम बॉटनी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टिश्यू कल्चर के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, स्पेसिफिकली जो जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाला है लोक सेवा आयोग के थ्रू 15 सितंबर को मेंस का एग्ज़ाम, उसमें अगर हम बात करें तो उसके सिलेबस में यूनिट 10 में अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन प्लांट साइंस में टिश्यू कल्चर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गए 15 नंबर के या 20 नंबर के, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मॉडर्न प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली टिश्यू कल्चर में करते क्या है, तो हम जो भी प्लांट सेल्स हैं, आइसोलेटेड प्लांट सेल्स, टिश्यू, ऑर्गेन या एम्ब्रियो को स्टेराइल कंडीशन और कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोडक्शन है न्यू प्लांट का, स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट से न्यू प्लांट का जो प्रोडक्शन है उसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर क्या क्या आएगा, तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो टोटीपोटेंसी। जैसे कि हम जानते हैं कि टोटीपोटेंसी क्या होती है कि अ, अगर हम एक कंप्लीट प्लांट को जनरेट कर दें, प्रोड्यूस कर दें एक सेल से और ग्रुप ऑफ सेल से, तो इसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं, मतलब एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंप्लीट प्लांट फ्रॉम अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स। अगर हम बात करें टोटीपोटेंसी, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में या पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि ये टर्म किसने दिया है, एमसीक्यू बेस्ड जो होते हैं एग्जाम्स। तो टोटीपोटेंसी टर्म जो है वो सबसे पहले हेबरलैंड ने दिया था 1902 में। ठीक है, तो ये एक, अगर हम बात करते हैं तो ये एक फ्लो डायग्राम है कि हम बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका प्रिंसिपल क्या है, क्या टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने कहा टोटीपोटेंसी होती है, टोटीपोटेंसी का मतलब सिंगल प्लांट सेल्स, एबिलिटी ऑफ अ सिंगल प्लांट सेल्स टू रीजनरेट एंड कंप्लीट प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन। अगर हमको सुटेबल कंडीशन दी जा रही है तो एक पार्ट ऑफ सेल्स, जैसे अगर हम बात करें तो कोई भी लिविंग प्लांट सेल है तो उसके पास पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, डीएनए होंगे, तो उसके पास एक एबिलिटी होती है, अगर उसको सुटेबल इन्वायरमेंट कंडीशन में रखा जाए तो एबिलिटी होती है कंप्लीट प्लांट रीजनरेट करने की, तो इसे हम टोटीपोटेंसी कहेंगे। अब अगर मान लीजिए अगर हमको कोई मिल गया, हमने पार्ट ऑफ सेल ले लिया जिसको हम एक्स प्लांट कहते हैं, तो अब सीधे एक्स प्लांट तो नहीं बना देगा ना कंप्लीट प्लांट, तो पहले हम उस एक्स प्लांट को कल्चर करेंगे। तो कल्चर की अलग अलग टेक्निक है, कल्चर करेंगे, उसके मास को बढ़ाएंगे, नंबर को बढ़ाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे रीजनरेशन होगा। और फिर ये हम कर क्यों रहे हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है। तो कल्चर टेक्निक की बात करें तो सबसे पहले होता है कैलस कल्चर। मान लीजिए हमने एक एक्स प्लांट लिया, अब उसमें हमने क्या किया कि उसमें एक ग्रोथ मीडियम है, हमने मतलब अप्रोप्रिएट जो मीडियम होती है उस सेल्स को ग्रो करने के लिए, वो मीडियम प्रोवाइड किया, तो हमें मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मिल जाती है जिसको हम कैलस कहते हैं। ठीक है, तो वही कैलस कल्चर क्या होगा, ग्रोथ ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स ऑन अ सुटेबल मीडियम। तो अगर हम कैलस की डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स ऑन अ सुटेबल मीडियम, इसे हम कैलस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैलस। अब ये यहाँ पे मास ऑफ अनऑर्गेनाइज सेल्स हो गया। अब अगर इस कैलस को जो है, अगर हम उसको लिक्विड मीडियम में ट्रांसफर कर दें, ठीक है, कैलस को लिक्विड मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सस्पेंशन कल्चर। तो अगर हमसे कोई पूछे कि सस्पेंशन कल्चर क्यों करते हैं, तो अगर हमको ज्यादा अमाउंट में इंडिविजुअल सेल्स चाहिए होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स की अगर रिक्वायरमेंट होती है, तो हम सस्पेंशन कल्चर करते हैं। तो सस्पेंशन कल्चर क्या है, कल्चर ऑफ सिंगल सेल और स्मॉल सेल एग्रीगेट्स इन अ लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम में अगर हम कल्चर कर रहे हैं सिंगल सेल या एग्रीगेट स्मॉल सेल के एग्रीगेशन का, तो वो सस्पेंशन कल्चर होता है। सस्पेंशन कल्चर का अगर हम यूज देखें तो हम देख रहे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि सस्पेंशन कल्चर का कहाँ मतलब है, ये कहाँ एप्लीकेबल है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन में, रिसर्च में सस्पेंशन कल्चर का यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं ऑर्गन कल्चर। अब ऑर्गन कल्चर में हम ऑर्गन को कल्चर करते हैं, जैसे हम लीफ लीफ सेल्स ले सकते हैं,
रूट की सेल्स ले सकते हैं, हाँ, ओवरी ले सकते हैं, एम्ब्रियो की ले सकते हैं, ये सब ऑर्गेन की कल्चरिंग। तो वही कल्चर ऑफ आइसोलेटेड प्लांट ऑर्गेन्स और पार्ट, मतलब हम अगर कल्चर करें आइसोलेटेड प्लांट के ऑर्गेन या पार्ट्स को, तो इसे हम ऑर्गेन कल्चर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेन कल्चर टेक्निक में है और रीजनरेशन में ऑर्गेनोजेनेसिस, तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन जैसे कि शूट या रूट का फ्रॉम कल्चर टिश्यू। तो इसमें हम ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें, जैसे ऑर्गन कल्चर हमने किया, जैसे मान लीजिए हमने लीफ सेल लिया, रूट सेल लिया, उसके बाद हमने क्या किया कि उसको एक अप्रोप्रिएट मीडियम में ग्रो कराया, ठीक है, वो ग्रो किए और फिर उसके बाद ग्रो कर करके वो क्या बनाए, सीधे कोई भी मतलब प्लांट, जैसे अगर हम बात करें तो हम सीधे मतलब ग्रो करेंगे तब ना, पूरा प्लांट ही रीजनरेट करना है, कोई एक पार्ट ऑफ प्लांट है, मान लीजिए लीफ सेल्स ही हैं, ऑर्गेन की बात करें, उनको हम कल्चर करना है। और फिर क्यों कल्चर करना है, क्योंकि हमको पूरा का पूरा वो प्लांट बनाना है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके का, अगर हम ऑर्गन कल्चर किए, ठीक है, कल्चर कर लिए, कल्चरिंग तक है, और फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन पे आ गए तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस है। तो अगर अब इसमें दो तरह की ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, एक डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होती है और एक इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। तो अगर हम डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें तो जिसमें कैलस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जैसे मान लीजिए हमने कोई लीफ सेल्स ली, ओवरी की सेल्स ली, तो अब हमने क्या किया, उसको अप्रोप्रिएट मीडियम में ग्रो कराया, तो पहले क्या हुआ, शूट का फॉर्मेशन हुआ, या फिर रूट का, और फिर रूट से फिर कंप्लीट प्लांट। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमको कैलस का डेवलपमेंट नहीं दिखा, कहीं का कैलस का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा, तो वो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमने कोई भी सेल्स लिया, लीफ सेल्स, रूट सेल्स, और फिर उसके बाद फिर कैलस का फॉर्मेशन किया, फिर कैलस के फॉर्मेशन के बाद फिर मीडियम देके जैसे साइटोकाइनिन दिया तो शूट बना, फिर रूट बना, कंप्लीट प्लांट, तो इसमें कहीं ना कहीं कैलस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है। तो ये होती है, कैलस का इन्वॉल्वमेंट जहां नहीं होगा वो डायरेक्ट होगी, और जहां होगा वो इनडायरेक्ट होगी। फिर यहाँ पे मेरिस्टेम कल्चर है। मेरिस्टेम मतलब हमको बेसिकली पता है कि मेरिस्टेम जो होती है वो वायरस फ्री प्लांट सेल्स देती है, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं कि जिनके पास जो ज्यादा डिवाइड करती हैं, एक्टिव डिवीजन जिनमें दिखता है, हाँ, तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं कल्चर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स फॉर डिजीज फ्री प्लांट्स, हाँ, तो हम इसमें डिजीज फ्री प्लांट बना सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो पोटैटो, टोमेटो, शुगर केन, और इस तरह के जो भी होते हैं, बनाना, ये मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू ये प्लांट फॉर्म होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो हम हेल्दी जैसे देख लेंगे, पोटैटो में उसमें से कोई भी उसका शूट टिप ले लेंगे, क्योंकि शूट टिप ही मेरिस्टेम है। अब उस शूट टिप को लेने के बाद हम उसमें क्या करेंगे कि अप्रोप्रिएट मीडिया देंगे, ग्रोथ कराएंगे, फिर उसमें धीरे धीरे शूटिंग होगी, शूट डेवलपमेंट होगा, रूट डेवलपमेंट होगा, और पूरा का पूरा फिर हमको एंटायर पोटैटो का प्लांट मिलेगा जो कि वायरस फ्री होगा, डिजीज फ्री होगा। तो ये चीज है, तो मेरिस्टेम कल्चर इन सब में यूज होता है, जैसे पोटैटो, शुगर केन, हाँ, और बनाना में। तो इस तरह से हम मेरिस्टेम कल्चर का यूज करते हैं, अगर हमको डिजीज फ्री प्लांट बनाना है, वायरस फ्री। इसमें शूट टिप का यूज करते हैं, रूट टिप का यूज करते हैं। शूट टिप लेंगे, उसको एक्साइज करेंगे, 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर मिलीमीटर ही लेंगे, उसके बाद फिर उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन देंगे। तो इस तरह से हम मेरिस्टेम कल्चर करते हैं। आगे आए रीजनरेशन। अब जैसे मान लीजिए ये बन गया, अब पूरा हमने ये कल्चर किया, तो हम कल्चर जैसे पूरा हमारा कल्चर हो गया, मास ऑफ सेल्स हो गया, तो हम सीधे ये फार्मर को नहीं दे सकते ना कि वो जाके लैंड में उगा दे, हमको फिर उसे रीजनरेट करना पड़ेगा, तो फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो जैसे ऑर्गेनोजेनेसिस हमने कहा कि ऑर्गेन का फॉर्मेशन, अब उसमें डायरेक्ट भी था, इनडायरेक्ट भी था। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में बेसिकली हम सोमैटिक सेल्स लेते हैं, जैसे रूट की सेल्स, लीफ की सेल्स, हाँ, ये सब सेल्स लेंगे हम। उसमें जैसे एग नहीं, एग की सेल्स नहीं ले सकते हैं, और ये सब चीजें गैमेट के नहीं लेंगे, सारे सोमैटिक सेल्स लेंगे, ठीक है। फिर सोमैटिक सेल्स लेंगे, उसको फिर अच्छे से ग्रो कराएंगे मीडियम में। फिर उसके बाद जब मीडियम में ग्रो कराने के बाद उसमें फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो यही होती है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो उसमें अलग अलग कंडीशन आएगी, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे एक एक हेडिंग हम आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी हम ये बताना चाहते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक फ्लो डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो उसमें अब एम्ब्रियो की बात करें तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस आएंगी, जैसे अगर हम बात करते हैं तो प्रो एम्ब्रियो आएगा, उसके बाद ग्लोबुलर आएगा, हार्ट शेप आएगा, टॉर्पीडो शेप आएगा, हाँ, कॉटिलिडनरी एम्ब्रियो, ये सब पूछा जाता है कि किसके बाद कौन सी स्टेज, फिर कौन सी स्टेज। तो ये चीज होगी हमारी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अब मान लीजिए ये सब चीजें हो गई, अब हम ये सब कर क्यों रहे हैं,
क्या जरूरत है हमें टिश्यू कल्चर करने की या फिर ये सब रीजनरेशन की, क्योंकि इसका एप्लीकेशन अलग अलग जगह है। जैसे माइक्रो प्रोपगेशन, तो इसमें क्लोनल मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे एक सेल बनी, उससे 100 सेल्स बनेंगी, 1000 सेल्स, 10,000 सेल्स। तो माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा मतलब माइक्रो प्रोपगेशन के लिए यूज होता है। दूसरा बात करें तो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सीड। अगर मान लीजिए हमने सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू सोमैटिक एम्ब्रियो बनाया, अब इसको अगर हम पैक कर देंगे एल्जिनेट कैप्सूल में, तो ये सीड की तरह बिहेव करने लगेगा। तो वही पूछा जाता है कि क्या आर्टिफिशियल सिंथेटिक सीड एक एम्ब्रियो है, लेकिन वो एल्जिनेट के कैप्सूल में क्लोज रहती है, जिसको हम आर्टिफिशियल या सिंथेटिक सीड्स कहते हैं। ठीक है। तो अब सीड किस लिए इंपॉर्टेंट होगी? तो स्टोरेज के लिए, हम स्टोर करके रख सकते हैं, इजी हैंडलिंग के लिए। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन होंगे हैप्लॉइड प्रोडक्शन में। ठीक है, एंथर या पॉलन कल्चर करके हम हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एम्ब्रियो का बचाव कर सकते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू कर सकते हैं इसका करके, कि हम जो भी इनकम्पेटिबल क्रॉसेस हुई हैं, जिसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो उसके उसके एम्ब्रियो को हम, जो हाइब्रिड एम्ब्रियो है उसके बचाव कर सकते हैं। और उसके बाद जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन मोस्टली उनके लिए होता है जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, तो उनको हम कंजर्व करके रखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में वो नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो उनको जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के थ्रू रखा जाता है कि जब भी मान लीजिए खत्म हो जाएंगे, तो हम इस कंजर्वेशन के थ्रू उनको एक्स सिटू कंजर्वेशन जिसे कहते हैं, इसके थ्रू हम इसका बचाव कर सकें। और फिर क्रायो प्रिजर्वेशन में हम जानते हैं कि -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब हम प्रिजर्व करके रखते हैं, तो वो क्रायो प्रिजर्वेशन है। तो ये सब इसके एप्लीकेशन, हम ये सब पढ़ेंगे। अगर हमको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में लिखने के लिए 20 नंबर का, तो ये हम सारी चीजें स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल से लेके कल्चर, टेक्निक, रीजनरेशन और एप्लीकेशन। ओके। फिर हम यहाँ बेसिक चीजें थोड़ा करते हैं। जैसे अब हैबिट्यूएशन, कभी कभी ये टर्म पूछा जाता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए शुरू में जो कैलस होता है उसको रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसको रूट का फॉर्मेशन करना है तो ऑक्सिन, और अगर स्टेम का फॉर्मेशन करना है तो साइटोकाइनिन। ठीक है। लेकिन मतलब कई बार ये लेते लेते ये हार्मोन लेते लेते फिर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कैलस खुद हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है, उसको अब जरूरत नहीं होती, उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की। तो इससे हम कहेंगे हैबिट्यूएशन। ठीक है। तो ये होता है, ये एक बार टर्म पूछ लिया था, हैबिट्यूएशन क्या है, तो इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है। फिर अगर हम बात करें तो फर्स्ट एम्ब्रियो कल्चर जो है वो किसके द्वारा किया गया था? हैंडिंग के द्वारा 1904 में क्रूसीफेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स में इन्होंने पहली बार एम्ब्रियो कल्चर किया। फिर अगर हम बात करें फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट फ्रॉम पॉलन ग्रेन से, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो माहेश्वरी एंड गुहा के द्वारा किया गया था 1964 में, धतूरा यंत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हरियाणा का एग्जाम हुआ था 1 साल पहले, उसमें ये पूछा गया था कि हैप्लॉइड प्लांट जो है वो किसने ग्रो किया था, और कौन से, मतलब किसका एंथर? तो धतूरा का एंथर जो है सबसे पहले हैप्लॉइड प्लांट फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स, इससे हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर हम बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट, तो हम जानते हैं कि प्रोटोप्लास्ट मतलब कि ऐसा प्लांट जिसमें सेल वॉल ना हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर काइटिन की सेल वॉल बनी तो काइटिनेज एंजाइम्स उसे हटा दें, अगर सेलुलोज की सेल वॉल सेलुलोज एंजाइम, तो प्रोटोप्लास्ट। तो ये प्रोटोप्लास्ट जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? फर्स्ट प्रोटोप्लास्ट हम कह सकते हैं कि ये दिया गया था कॉकिंग के द्वारा, 1960 में। उसके बाद अगर हम बात करें कि हाँ यही फर्स्ट एम्ब्रियो कल्चर हैंडिंग के द्वारा 1904 क्रूसीफेरी में। फिर फर्स्ट हैप्लॉइड प्लांट फ्रॉम पॉलन ग्रेन से, तो गुहा एंड माहेश्वरी ने किया था, और ये धतूरा के एंथर को इन्होंने किया था सबसे पहले हैप्लॉइड प्लांट को कल्चर। तो ये धतूरा के एंथर को माहेश्वरी एंड गुहा ने। प्रोटोप्लास्ट जो है कॉकिंग ने 1960 में। सोमैटिक हाइब्रिड बनाया था कार्लसन ने 1972 में। इसमें इन्होंने निकोशियाना ग्लौका एंड निकोशियाना लैंग्सडोर्फाई को क्रॉस कराया था, और इससे सोमैटिक हाइब्रिड बनाया था। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कंटिन्यूअसली ग्रोइंग कैलस कल्चर जो है वो गॉथरेट ने 1939 में कैम्बियम से कंटिन्यूअसली ग्रोइंग कैलस कल्चर किया था। उसके बाद कार्निटिन हार्मोन की डिस्कवरी जो है मिलर ने की थी 1955। ये छोटे छोटे हैं जो टर्म्स पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। अब अगर हम बात करें फर्स्ट प्लांट फ्रॉम अ मैच्योर प्लांट सेल से, किसने बनाया था? तो ये ब्राउन के द्वारा बनाया था 1959 में। और पहला सोमैटिक एम्ब्रियो किसने बनाया था? रीनर एंड स्टीवर्ट ने इंडिपेंडेंटली, अलग अलग। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि टिश्यू कल्चर का रोल है। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो एक प्लांट है जिसका नाम है साइलेन स्टिनोफिला। ये रशिया में, मतलब जो साइबेरियन परमाफ्रोस्ट है, तो वहां पे ये देखा गया था कि
इसका जो फ्रूट था, साइलिन स्टिनोफिला का जो फ्रूट था, वो गिलहरी ने मतलब गिलहरी ले गई और वो साइबेरियन परमाफ्रोस्ट के बर्फ के अंदर ये कहते हैं कि दब गया। उसके बाद साइंटिस्ट ने इसके फ्रूट से, चूंकि ये फर्टाइल प्लांट था, तो इसके फ्रूट से टिश्यू कल्चर के थ्रू एक पूरे के पूरे प्लांट को रीजनरेट किया। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट? और ये 30,000 ईयर ओल्ड फॉसिल फ्रूट प्रिजर्व्ड इन साइबेरियन परमाफ्रोस्ट यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन रीजनरेशन, जर्म प्लस कंजर्वेशन और क्रायोप्रिजर्वेशन। अब मान लीजिए कि ये एक ऐसा प्लांट था जिसको हम कह सकते हैं कि इंडेंजर्ड है, अब नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका फ्रूट था, फॉसिल फ्रूट था, और उससे टिश्यू कल्चर की मदद से पूरे के पूरे प्लांट को रीजनरेट किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी, या इम्पॉर्टेंट था टिश्यू कल्चर का एक, हम कह सकते हैं एप्लीकेशन यहाँ पे, कि कैसे प्रिजर्व फूड को इंटायर प्लांट में किया गया, मतलब टोटीपोटेंसी और टिश्यू कल्चर का ये इम्पोर्टेंट रोल ये दिखाता है। ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल है इसके। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कि देखिए क्या है ना, प्लांट टिश्यू कल्चर इन कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट, जो कि हम पढ़ के हैं इसके एप्लीकेशन में जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन में। तो क्या कह रहा है कि प्लांट टिश्यू कल्चर की इफेक्टिव टेक्निक है फॉर द एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज। बिल्कुल सही बात है, एक्स सिटू कंजर्वेशन ही है जिसको हम जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन भी कहते हैं, जिसमें रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज के लिए एक स्पेशल अटेंशन दी जाती है उनको कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो स्मॉल एक्स प्लांट्स आर कल्चर इससे on nutrient medium where they regenerate into complete plants through micro propagation। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू जो एक्सप्लांट है वो मतलब कल्चर किए जाते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, और रीजनरेट करके कंप्लीट प्लांट बना देते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डिजीज फ्री जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। हाँ बिल्कुल, डिजीज फ्री का मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू हम डिजीज फ्री, वायरस फ्री प्लांट बनाते हैं। आफ्टर रूटिंग एंड हार्डनिंग रीजनरेटिव प्लांट्स आर ट्रांसफर टू द फील्ड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये पर्टिकुलरली ये टेक्निक यूजफुल होती है उन प्लांट्स के लिए जिनके पास पुअर सीड वायबिलिटी है, लो नेचुरल रीजनरेशन है, और जिनका थ्रेटेंड हैबिटाट्स है, उन सब के लिए ये जो टेक्निक है ये बहुत ही यूजफुल है। अगर जैसे बात करें, जैसे वहां पे हमने एक पढ़ा परमाफ्रोस्ट वाला जो बर्फ के नीचे, यहाँ पे इलेक्स खासियाना जो है ये इंडेंजर्ड एंडेमिक प्लांट है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्स खासियाना इंडेंजर्ड एंडेमिक प्लांट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। इसको सक्सेसफुली कंजर्व किया गया है माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू, माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं ये सब एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। अब हम जैसे जो टेक्निक, कल्चरिंग टेक्निक, इसमें जाने से पहले हम स्टेरिलाइज करेंगे चीजें। ठीक है, जैसे हम अपने ग्लास वेयर को स्टेरिलाइज करेंगे, हम जो भी हम वेसल्स यूज कर रहे हैं, मीडिया को स्टेरिलाइज करेंगे, तो क्या क्या है, और कभी कभी इनका टेम्परेचर, कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, तो ये सब चीजें पूछी जाती हैं अगर हम एमसीक्यू की बात करते हैं या फिर इस तरह से। तो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक में पहला होता है ड्राई हीट। ड्राई हीट में हम क्या करते हैं कि 160 से 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं 3 घंटे के लिए, तो ये ड्राई हीट के थ्रू स्टेरिलाइज किया जाता है। फ्लेम स्टेरिलाइजेशन, कभी कभी हम मतलब आग जलाकर उसके ऊपर रख के चीजों को स्टेरिलाइज करते हैं। उसके बाद ऑटोक्लेव, तो हमें पता है कि मीडिया के स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है, तो इसका टेम्परेचर पूछ लेता है, प्रेशर पूछ लेता है, और टाइम ड्यूरेशन। तो टेम्परेचर जो है ऑटोक्लेव का 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 15 साई प्रेशर, और 15 से 40 मिनट टाइम के लिए ऑटोक्लेव यूज किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कुछ दिखे ऐसे होते हैं जो हीट लेबाइल कंपाउंड्स हैं, जैसे हम मीडिया वगैरह यूज करें, तो मीडिया में हम सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स और बहुत सारी कुछ चीजें डाल रहे हैं, ट्रेस मेटल, मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो वो सब क्या होते हैं कि अगर हम उनको इतने हाई टेम्परेचर करें तो वो नहीं कहते कि नष्ट नहीं होंगे, डीनेचर नहीं होंगे, लेकिन कुछ हीट लेबाइल कंपाउंड होते हैं, जैसे गैसेज हो गए, एबीए, जीआर और एंजाइम्स हो गए, तो उनको हम कैसे स्टेरिलाइज करेंगे, तो उनके लिए ये मेम्ब्रेन फिल्टर यूज होता है, जिसमें जो फिल्टर कैसे किया जाता है, उसका जो पोर साइज होता है वो 0.45 माइक्रोमीटर या स्मॉल पोर साइज का होता है। तो इससे हार्मोन्स, एंजाइम तो बाहर आ जाएंगे, जो ये पोर साइज है, जब हम उसको लिक्विड मेम्ब्रेन फिल्टर से पास करेंगे, लेकिन बैक्टीरिया इससे पास नहीं हो पाएगा। तो जो भी हीट लेबाइल कंपाउंड्स हैं उनको हम मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू स्टेरिलाइज करते हैं। अब कौन कौन से मटेरियल स्टेरिलाइज, जैसे ग्लास वेयर को स्टेरिलाइज करना होता है, प्लास्टिक वेयर है, उसके बाद स्टेनलेस स्टील मटेरियल, फॉरसेप्स हो गया, स्कैल्पेल्स हो गया, मीडिया, वेसल्स, ग्लास वेयर, इन सबको हम स्टेरिलाइज करते हैं। ठीक है।